इससे पहले कि हम इस कोर्स में डीप डाइव करें, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस सफ़र का हिस्सा बन रहे हैं और इस नेक ख्वाहिश के साथ मैं ये कोर्स स्टार्ट करना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके हाथ में ना सिर्फ रिएक्ट जेएस स्किल होगी, बल्कि आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का भी अंदाज़ा होगा जिन्हें आप एक्सप्लोर करके अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के एजेंडा को। इस कोर्स में हम सीखेंगे व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्ट जेएस बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती है और इसकी परफॉर्मेंस की पॉपुलैरिटी की क्या वजूहात हैं, रिएक्ट जेएस ऐप्स की सेटअप, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स, रिडक्स लाइब्रेरी और कैसे रिडक्स लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप रिएक्ट जेएस ऐप में स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट हुक्स जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, और लास्टली हम आपको बताएंगे कि थ्रू आउट द कोर्स आपने जो जो सीखा है उसको यूज़ करते हुए आप कैसे अर्न कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? यहाँ पे मैं रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन को उठा के साइट करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे आसान और सबसे कॉम्पैक्ट डेफिनेशन मौजूद है इंटरनेट पे। So React.js is a JavaScript library for building user interfaces. अब इस डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। इसके फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्ट जेएस एप्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट ड्रिवन एप्स होती हैं या वो जावास्क्रिप्ट से बनती हैं। यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि रिएक्ट जेएस एप्स हमेशा यूज़र के ब्राउज़र पे रन होती हैं, सर्वर पे नहीं। यही वजह है कि रिएक्ट जेएस एप्स बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि कुछ भी रेंडर करवाना हो या लेट्स से न्यू पेज खोलना हो तो आपको सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ता, और इस वजह से आपको वेब पेज फ़ौरन के फ़ौरन विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स डिस्प्ले हो जाता है। सेकेंड इसका पार्ट है बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेसेस बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, उस पर आपको कुछ भी जो भी विजिबल होगा वो सब यूज़र इंटरफेस का पार्ट होता है। और आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, कोई भी यूज़र इंटरफेस खोल लें, तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिक्स एंड मैच करके क्रिएट किया जाता है। नाउ व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स बेसिकली रिएक्ट जेएस ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। कंपोनेंट्स को आप चंक्स की तरह सोच सकते हैं, स्मॉल चंक्स जिसमें आपकी लेट्स से वेबसाइट का कोई भी आप पेज उठा लें तो वो ब्रेक डाउन हुआ हुआ होता है। अब अगर यहाँ पे मैं यूट्यूब के गेमिंग पेज की एग्जांपल उठा लूँ तो इसे भी हम कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मैंने इसका जो ब्रेक डाउन किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स से हमारे पास एक है साइड नैव, एक कंपोनेंट है हमारा हेडर, एक कंपोनेंट है हमारा बैनर और एक कंपोनेंट है हमारा मेन बॉडी। ना ज़रूरी नहीं कि इन चारों के अलावा और कंपोनेंट्स नहीं बन सकते। ये यूज़र या डेवलपर की अपनी सवाबदीद पे होता है कि वो अपनी वेबसाइट को कितना ग्रैनुलर बनाना चाहता है या कितना ब्रेक डाउन करना चाहता है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? लेट्स से जो ट्रेडिशनल एप्स होती हैं हमारी वनीला जावास्क्रिप्ट से जो बनी हुई होती हैं, एचटीएमएल सीएसएस को यूज़ करके जो बनी हुई होती हैं, उनमें अगर आपने कोई इस तरह की इतनी कॉम्प्लेक्स साइट बनानी हो जैसे कि फेसबुक या यूट्यूब या और कोई भी आप ट्विटर वगैरह कोई भी आप इस तरह की वेबसाइट उठा के देख लें जिस पे कॉम्प्लेक्स यूआई है, मल्टीपल यूज़र इंटरेक्शन है, उस तरह की एप्स अगर आपने वनीला जावास्क्रिप्ट से बनानी हो तो एक तो वो काम बहुत टेडियस है। सेकेंडली अगर लेट्स से आपके अगर यूट्यूब की मैं एग्जांपल लूँ तो इसमें ये जो हेडर पार्ट और जो साइड नैव है ये मल्टीपल वेब पेजेस पे यूज़ हो रहा है। अब जैसे कि ये गेमिंग पेज है तो गेमिंग पेज पे भी आपके पास एक हेडर और साइड नैव है। लेट्स से आपका मेन पेज है, मेन पेज पे भी आपके पास हेडर होता है, और यूट्यूब के मल्टीपल पेजेस हैं जिस पे आपके पास साइड नैव होती है। साइड नैव ना भी हो तो हेडर तो ज़रूर होता है। तो अब अगर आपने ये काम बगैर रिएक्ट जेएस के करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप अपना कोड लिखेंगे हेडर का, आप अपना कोड लिखेंगे साइड नैव का, बैनर का,
और मेन कंटेंट का, और आपका गेमिंग पेज तैयार हो जाएगा। पर लेट्स से आपके पास फिर एक रिक्वायरमेंट आई कि आपने बनाना है लेट्स से एक चैनल का पेज। अब आपको ये बताया गया है कि उस चैनल में आपके पास सेम इसी तरह का हेडर होगा, आपके पास ये साइड नैव भी होगी, बट यहाँ पे कंटेंट इसका डिफरेंट होगा। आप क्या करेंगे? आप गेमिंग पेज के कोड में जाएंगे, उस फाइल में से आप हेडर का कोड कॉपी करेंगे, साइड नैव का कॉपी करेंगे, और एक न्यू फाइल में जाएंगे जो कि लेट्स से आपकी चैनल्स की वेब पेज की फाइल होगी, और उसमें आप कॉपी पेस्ट कर देंगे और बाकी सारा अपना कंटेंट उसी तरह बना लेंगे जैसे कि आपने गेमिंग पेज में बनाया। लेट्स से अब आपकी ऐप एक्सपेंड हो रही है, मल्टीपल पेजेस बन रहे हैं, उन पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि किसी पेज पे आपका ये मेन कंटेंट यूज़ हो रहा है, किसी पे आपका हेडर यूज़ हो रहा है, किसी पे ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किसी पे कोई एक हो रही है, मीनिंग कि आपका कोड बार बार डिफरेंट पेजेस पे रीयूज़ हो रहा है। अब लेट्स से कि आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि आपने इन आइकन्स के जो बैकग्राउंड कलर पे अभी ब्लैक कलर है इसे चेंज करके आपने रेड करना है। अब आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? आपको हर फाइल में जाना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पे आपने ये कोड कॉपी किया था वहाँ वहाँ पे जाके आपको स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड देना होगा। अब आप देखें ये कितना टेडियस और हेक्टिक टास्क है। इसमें ह्यूमन एरर भी काफ़ी हो सकता है कि मे बी आपसे कोई फाइल मिस हो जाए, या मे बी आप कहीं कॉपी कर दें कहीं कॉपी ना करें, या मे बी आप कहीं पे रेड कलर कर दें कहीं पे कोई और कलर हो, तो वो इनकन्सिस्टेंसी ले आएगा आपकी एप्लीकेशन में, प्लस ये कि आपके लिए काम कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फेसबुक ने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी जो बनाई है इसके मेन स्ट्रक्चर को कंपोनेंट स्ट्रक्चर के तौर पे लेकर आए हैं। बेसिकली कंपोनेंट स्ट्रक्चर ये होता है कि आप अपनी यूआई को या आप अपने कोड को मेंटेनेबिलिटी और यूजिबिलिटी के लिए छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर वो चंक आपका एक कंपोनेंट होता है। आप हर उस चंक को एक कंपोनेंट कहते हैं और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। जिसने भी वो कंपोनेंट यूज़ करना हो, जिस भी पेज पे करना हो, सिंपली वो आपके कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाता है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भेजता है। सो बेसिकली इसी एग्जांपल के हिसाब से अगर आप देखें, हर चंक को अगर हम एक कंपोनेंट कंसिडर करें तो हर कंपोनेंट की हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। जिसने भी वो कंपोनेंट जिस भी वेब पेज पे यूज़ करना हो, सिंपली वो कंपोनेंट उठाएगा, वो प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, अपने हिसाब से जो भी कंटेंट भेजना होगा वो कंटेंट सेंड करेगा, और उसके पास हमारे वो कंपोनेंट्स उस वेब पेज पे शो हो जाएंगे। अब इससे ये आसानी होगी कि लेट्स से इन फ्यूचर उसे कुछ भी अपडेट करना है, कोई स्टाइल अपडेट करना है, कुछ कंटेंट अपडेट करना है, तो इंस्टेड के वो हर फाइल में जाके चेंज करेगा, वो स्पेसिफिक वो वाला कंपोनेंट खोलेगा जिसमें उसने चेंज करना है, और उसमें जाके वो अपडेशन करेगा, और अक्रॉस द ऐप जहाँ जहाँ वो कंपोनेंट यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ उसकी चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। दिस मेक्स द होल प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द डिप्लॉयमेंट मच फास्टर एंड मच ईजियर। आपका काम यानी टाइम के हिसाब से भी कम हो जाता है, एफर्ट के हिसाब से भी कम हो जाता है, और लोड के हिसाब से भी कम हो जाता है कि बार बार आपको कोड आप कॉपी करके जो अपनी एप्लीकेशन को हैवी बना रहे हैं वो भी नहीं होता। सो लेट्स से अगर मैंने जो ये ब्रेक डाउन किया है इस वेब पेज को कुछ कंपोनेंट्स में, इसको अगर हम ट्री स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या हायरार्की बनेगी। सो यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि हर एप्लीकेशन के अंदर, हर रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एक रूट कंपोनेंट ज़रूर होता है, और उस रूट कंपोनेंट के अंडर फिर हम बाकी सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब के वेब पेज पे हमारे पास एक रूट कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे पास फिर हेडर, साइड नैव, बैनर और मेन कंटेंट के नाम से 4 कंपोनेंट्स हैं। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ऐप को कितना ब्रेक डाउन करना चाहते हैं इनटू कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पे इनिशियली 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया है, बट मैं इन्हें फर्दर भी ब्रेक डाउन कर सकती हूँ फॉर माई ओन ईज। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेन कंटेंट को सब हेडर और कंटेंट बॉडी में डिवाइड किया है, और इनके अंदर मैंने सब कंपोनेंट्स बना दिए हैं। हर कंपोनेंट के अंदर उसके स्पेसिफिक यूआई और फंक्शनैलिटी का कोड होगा,
और जिसको भी ये कंपोनेंट यूज़ करना होगा वो सिंपल ये कंपोनेंट उठाएगा, इंपोर्ट करेगा अपनी फ़ाइल में, उसमें अपनी प्रॉप्स भेजेगा और उसके पास सेम फंक्शनैलिटी जो कि गेम पेज पे आ रही है वो ही आ जाएगी उस स्पेसिफिक पेज पे। इससे पहले कि हम मज़ीद React.js से रिलेटेड बात करें, कुछ बात कर लेते हैं प्रीरेक्विजिट्स की। ये कोर्स सीखने के लिए आपको होनी चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि यही तीनों चीज़ें मिला के आपकी React.js ऐप्स बनती हैं। और जैसे कि हमने उस डेफिनेशन में देखा, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। तो आपको जावास्क्रिप्ट पे भी हैंड्स ऑन होना चाहिए और HTML CSS पे भी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर ES6 की नॉलेज है तो वो प्लस पॉइंट है, लेकिन वो लोग जिनको ES6 का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है उनके लिए मैंने एक शॉर्ट सेक्शन डाला है इस लेक्चर में, जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूँगी ES6 के, जो कि हम थ्रू आउट दिस कोर्स यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ES6 नहीं आती तो प्लीज़ आप उस सेक्शन को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको ES6 पे एक्सपर्ट हैंड्स ऑन है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। So let's begin. ES6 बेसिक ओवरव्यू। ES6 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्ट वर्सेस लेट का। कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप खोलेंगे jspin.com। jspin बेसिकली एक ऑनलाइन एडिटर है जिस पे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों को यूज़ करते हुए कुछ भी ट्राई आउट कर सकते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आपको कुछ लर्न करना है आप इस पे कर सकते हैं। सो फॉर लर्निंग ES6 हम ये वाला कोड एडिटर यूज़ करेंगे jspin.com। सो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट और आउटपुट को डी सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट करेंगे कंसोल, और यहाँ पे हम करेंगे जो भी हमने कोड करना है। सो बेसिकली लेट और कॉन्स्ट जो है वो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। इनिशियली हमारे पास था var, जो कि अब बहुत कम यूज़ होता है और प्रेफरेबल नहीं है यूजेज के लिए, बट var के थ्रू हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते थे जिनको हम अपडेट करना चाहें तो आगे जाके अपडेट भी कर सकते थे, ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। बट ES6 ने हमें दो और मज़ीद वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करने के तरीके फराहम किए हैं। वन इज़ कॉन्स्ट एंड द अदर इज़ लेट। कॉन्स्ट हमेशा यूज़ होता है उन वेरिएबल्स के लिए जिनका आपको पता हो कि वो आगे जाके अपडेट नहीं होंगे, वाइल लेट उन वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है जिनका आपको पता हो कि आगे जाके इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो लेट्स से अगर मैं खाली इनको कंसोल करवा के देखूँ, कंसोल A console.log p और यहाँ से मैं कंसोल रन करूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी a डिक्लेयर किया है, लेट्स कॉल इट AC। हमारे पास कंसोल पे 87 और 33 प्रिंट हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा है कि आप कांस्टेंट कोई भी डिक्लेयर करें उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो वो भी ट्राई आउट कर लेते हैं। अगर AC इज इक्वल टू आप रीडिफाइन कर दें इसकी वैल्यू और फिर रन करें, ऑलराइट, आपको आ रहा है एक एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर, विच मीन्स कि हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल को रीडिफाइन किया है जो कि जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता। अब अगर यही काम मैं b के साथ करूं, b इज इक्वल टू 98, लेट मी क्लियर द कंसोल, ऑलराइट। अब हमारे पास AC की वैल्यू वही जो हमने कांस्टेंट डिफाइन की थी 87, और b की वैल्यू 98 है क्योंकि हमने इसे रीडिफाइन कर दिया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो है एरो फंक्शंस का। सो ES5 में जब हम फंक्शन बनाते थे, फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, फंक्शन का नाम जैसे ABC और
ब्रैकेट्स, उनके अंदर हम लिखते थे आर्ग्यूमेंट्स जो कि हमें इस फंक्शन में चाहिए, और ओपन ब्रेसेस के अंदर हम अपनी फंक्शन की लॉजिक डिफाइन कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट और 1 और 2 को कंसोल करवाना चाह रहे हैं तो लाइक सो हम करेंगे। यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं। ऑलराइट, सो हमारे फंक्शन ने कंसोल कर दिया 2 and 3। लेट्स से अब इसी चीज़ को हमने ES6 में करना हो तो ES6 ने हमें एरो फंक्शंस की सपोर्ट दी है, जो कि हमारे काम को मज़ीद आसान और हमारे कोड को मज़ीद ईजी बना देती है फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेम फंक्शन को अगर हम ES6 में लिखें तो सबसे पहले फंक्शन का नाम इक्वल साइन ब्रैकेट्स जिनके अंदर आएंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स एंड देन एन एरो, दैट इज़ द रीज़न कि इनका नाम एरो फंक्शन है कि इसमें एक एरो आता है, और ये ब्रेसेस, और इन ब्रेसेस के अंदर हमारी सेम लॉजिक आ जाएगी। अब इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं एंड let's say we call ABCD with one argument as A, the other argument as B, और अब क्लियर करके रन करते हैं कंसोल। सो ऑलराइट, जिस तरह ये रन हुआ था उसी तरह ये भी रन हुआ और इसने भी हमें आउटपुट शो कर दी है कंसोल पे। सो बेसिकली एरो फंक्शंस में हमारे पास नाम, नेम ऑफ द फंक्शन, इक्वल साइन, आर्ग्यूमेंट्स, एरो, ओपन ब्रेसेस और उसके अंदर लॉजिक प्रीटी मच इस जैसा ही है, बस ये कि ये पार्ट इसका डिफरेंट है। अब लेट्स से आपने ES5 में कोई फंक्शन बनाना हो जिसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट ना भेजना हो, तो आप उसे कुछ इस तरीके से करते थे। अब यही काम आपने ES6 में करना हो, यानी आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट ना भेजना हो, तो आप अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स आई कॉल इट C is equal to empty braces, arrow, open braces, और मेरी लॉजिक एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। Clear the console. Let's see. Okay, let me call the function here. Hello world, hello world. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ES5 में अगर किसी फंक्शन में कुछ रिटर्न करवाना हो, जैसे यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट भेज रही हूँ एंड आई कॉल इट num and I want to return num divide by 2। इसे मैं कंसोल करवाऊंगी। और लेट्स से यहाँ मैं 4 सेंड कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ये ES5 का फंक्शन बन गया जिसमें हम नंबर पास कर रहे हैं, जिसे हम डिवाइड बाय 2 करके आउटपुट गेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कंसोल पे शो हो रही है। यही काम अगर हम ES6 में करना चाहें विद एरो फंक्शन, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। P इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, अगेन हम एक आर्ग्यूमेंट जब हो तो उसे इस तरीके से ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स हटा के भी लिख सकते हैं, बट आपके पास एक से ज़्यादा जब आर्ग्यूमेंट्स हो तो हमेशा आपको ये ब्रैकेट्स यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आई हैव टू यूज़ दीज ब्रैकेट्स, और नहीं तो मेरी ये चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं ब्रैकेट यूज़ करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा एरो एज एक्सप्लेन बिफोर, और इसके अंदर हमारे पास सेम लॉजिक आ जाएगी।
So okay, uh, I'm missing a semicolon here. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन भी 2 रिटर्न कर रहा है। अब ES6 हमें एज अ सेट के हमारे कोड को वो बहुत इजी टू रीड बना देता है और डेवलपमेंट को भी फास्ट कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। तो एरो फंक्शंस भी हमें रिटर्न स्टेटमेंट के मामले में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें ES6 एक और शॉर्ट हैंड तरीका प्रोवाइड करता है इन केस आप सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हो इन एरो फंक्शन। सो लेट्स से मैं एक न्यू फंक्शन डिफाइन करती हूँ, c इक्वल टू num, सेम आर्ग्यूमेंट गेट करेगा। नाउ इंस्टेड के मैं ओपन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस डालूँ और फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिख के और उसके आगे अपनी रिटर्न वैल्यू लिखूँ, मैं डायरेक्टली अगर num डिवाइड बाई 2 लिखूँगी तो सेम अंडरस्टैंडिंग होगी ES6 की जो कि उसकी इस फंक्शन के लिए थी। हाउ, मैं आपको कंसोल करवा के दिखाती हूँ। So if I send 4 here, let's say if I send 8 here, और तो आप देख सकते हैं कि इसने इस फंक्शन को कॉल किया और सही आउटपुट रिटर्न किया, विच मीन्स कि हम ये काम बगैर रिटर्न स्टेटमेंट बगैर कर्ली ब्रेसेस के भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। सो लेट्स से मैंने कोई यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 4 और अब मैं इस कांस्टेंट को कोई इसका मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पाथ और www.youtube.com। ये पाथ मैंने डिफ़ाइन किया और अब मैं इस पाथ को यूज़ करना चाहती हूँ अपनी एप्लीकेशन में डिफरेंट जगहों पे। और ये पाथ मैंने जिस फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है, इंस्टेड के मैं ये पाथ हर जगह पे कॉपी करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से किसी तरह से एक्सपोर्ट करूँ और जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इंपोर्ट करूँ। तो वो काम करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं एक्सपोर्ट करवाने के। वन वे इज़ कि आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपने वेरिएबल का नाम दे दें। सेकंड तरीका आपके पास ये है कि इंस्टेड आप अलग से एक स्टेटमेंट लिखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पाथ की, आप जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं अपना कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्ट से पहले आप एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा दें, तो उस तरीके से भी आपका ये पाथ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये वेरिएबल एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट करवाने का तरीका इस पे डिपेंड करता है कि आपने एक्सपोर्ट किस तरह करवाया है। लेट्स से अगर आपने एक्सपोर्ट करवाया है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाले कीवर्ड से, तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये डिलीट कर देती हूँ और कंसोल भी क्लियर कर देते हैं। इसे इंपोर्ट करवाने का तरीका है इंपोर्ट। सिंस आपने इस वेरिएबल की एक्सपोर्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रखा है, तो आप इंपोर्ट में यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, सेम नाम भी दे सकते हैं, कोई नाम और नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पाथ इसको नाम दूंगी फ्रॉम, और यहाँ पे मेरी उस फाइल का नाम आ जाएगा जिसमें ये पाथ सेव्ड है। सो लेट्स से दैट्स द पाथ ऑफ द फाइल नेम जहाँ पे मेरे पास ये कांस्टेंट डिफाइंड है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। नाउ लेट्स से मैंने इसी फाइल में इस पाथ को सेकेंड वे से, जो मैंने आपको पहले बताया, एक्सपोर्ट किया है, डिफ़ॉल्ट के थ्रू नहीं किया, और मैं चाहती हूँ इसे एक और फाइल में इंपोर्ट करना। तो जिस फाइल में मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ उसमें मैं लिखूँगी इंपोर्ट। नाउ सिंस मैं एक स्पेसिफिक पाथ को
एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे उसी पाथ के नाम से ये गेट करना है और इंपोर्ट करना है अपनी फाइल में। सो मैं इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने पाथ, अपने वेरिएबल का नाम दूंगी विच इज़ पाथ फ्रॉम, और आगे मेरा आ जाएगा वो फाइल नेम जिसमें मेरा ये पाथ डिक्लेयर्ड है। सो इस तरह की एक्सपोर्ट को कहते हैं नीम्ड एक्सपोर्ट्स, और इस तरह की इंपोर्ट्स को कहते हैं नीम्ड इंपोर्ट्स, और ये कहलाती हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स और ये कहलाती हैं डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट्स। इसके अलावा आप इंपोर्ट करते हुए एलियस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल को नेम्ड इंपोर्ट किया है, बट आप ये नाम नहीं फॉलो करना चाहते, आप अपना कोई नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से एज यूट्यूब पाथ, तो आप एज का कीवर्ड यूज़ करेंगे और आगे जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख देंगे, और फिर थ्रू आउट दैट फाइल आप उस नाम के थ्रू जो भी आपने इस पाथ के साथ करना हो वो मैनिपुलेशन आप यूट्यूब पाथ के नाम से करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंपोर्टिंग विद एन एलियस। अब लास्टली जो हमने एक चीज़ देखनी है वो ये कि एक फाइल में मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिफाइन हो सकते हैं, और हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हों, और आपके ऊपर ये डिपेंड करता हो कि आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पाथ का वेरिएबल है, देन वी हैव पाथ 2 which is let's say facebook.com, और आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट कीवर्ड इन दोनों वेरिएबल्स के पीछे लगा देंगे। और जब आपने इंपोर्ट करना होगा और लेट्स से किसी फाइल में आपको एक वेरिएबल इंपोर्ट करना है, तो आप सिंपल इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे विद और विदाउट द एलियस। ठीक है, लेट्स से किसी फाइल में आपको ये सारे चाहिए हो, सारे जितने भी इस फाइल में एक्सपोर्टेड कॉन्स्टेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो सब आपको चाहिए हो, तो इंस्टेड के आप हर कॉन्स्टेंट को नेम्ड एक्सपोर्ट करें, आप स्टैटिक डालेंगे फ्रॉम और वो फाइल नेम जिसमें से आपने इंपोर्ट करना है, और इस डायरेक्ट के थ्रू आपके पास ये सारे पाथ्स इस न्यू फाइल में इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसा यहाँ पे आपने एलियस दिया है, यहाँ पे भी स्टार को भी आप एलियस दे सकते हैं। लेट्स से यू वांट टू कॉल इट बंडल्ड, तो आप सिंपल बंडल्ड एज बंडल्ड लिखेंगे, और फिर उसे यूज़ करने के लिए आप console.log bundled डॉट पाथ 2 या पाथ यूज़ करेंगे, और आपके पास ये पाथ अवेलेबल हो जाएगा उस फाइल में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासेस का। सो क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, लेट्स से इफ आई कॉल इट पर्सन, आई राइट ओपन ब्रेसेस नेक्स्ट, और इसके अंदर हमारे पूरी क्लास की बॉडी आएगी। अब क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रॉपर्टीज़ और एक मेथड्स। प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफाइन होती हैं कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर, और इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अलावा आपने कोई भी लॉजिक लिखनी हो वो आप लिखते हैं डिफरेंट मेथड्स के अंदर। सो लेट्स से मैं एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाती हूँ। इस मेथड के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहती हूँ नेम की, और इस प्रॉपर्टी को अगर मैंने यूज़ करना है एक और फंक्शन में, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ES6 सिंटैक्स के थ्रू ही, और यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को कंसोल करवाना चाहती हूँ। अब मुझे इस क्लास को यूज़ करते हुए शो पर्सन के मेथड को कॉल करके इसकी प्रॉपर्टी नेम को अगर डिस्प्ले करवाना है कंसोल पे, तो सबसे पहले मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कॉन्स्ट, लेट्स से आई कॉल दिस पर्सन A is equal to new person
न्यू का कीवर्ड हमेशा आप लगाते हैं जब भी आप किसी क्लास का एक इंस्टेंस बना रहे होते हैं। और पर्सन ए डॉट शो पर्सन से आप ये प्रॉपर्टी गेट करवा के प्रिंट करवा देंगे, लाइक दैट। अब लेट्स से आपने एक और क्लास बनाई है, क्लास ह्यूमन, जिसके कंस्ट्रक्टर में आपने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की है विच इज जेंडर, और एक मेथड भी है जो कि है चेंज, और लेट्स कॉल इट डिफाइन जेंडर, जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है जेंडर के नाम से, और वो सेट कर रहा है इसके अंदर की प्रॉपर्टी जेंडर इज इक्वल टू जेंडर। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जेंडर की, ये एक्सेसिबल हो क्लास पर्सन के अंदर। वो करवाने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे अपनी पर्सन क्लास के आगे एक्सटेंड्स, और जिस क्लास से एक्सटेंड करवाना है उसका नाम, इन दिस केस ह्यूमन, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक मेथड कॉल करना है सुपर का। ये मेथड क्या करता है कि आपके ह्यूमन क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइंड है उन्हें वो एक्सेसिबल बना देता है पर्सन क्लास के अंदर। सो बेसिकली अब पर्सन और ह्यूमन के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट चाइल्ड का हो गया है। पर्सन चाइल्ड और ह्यूमन जो है उसका पेरेंट, क्योंकि वो उसे एक्सटेंड कर रहा है। अब लेट्स से मैं शो पर्सन के अंदर जेंडर भी कंसोल करवाना चाहती हूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट जेंडर लिखूंगी। अब जो सेम मैंने यहाँ पे जो सेम ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन का, उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं शो पर्सन और इसके अलावा जो ये मेरा मेथड था डिफाइन जेंडर का, इसको कॉल करूँगी, और फिर हम देखेंगे कि हमारे कंसोल पे क्या आउटपुट आती है। डिफाइन जेंडर, सो लेट मी पुल अप द स्क्रीन ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। ऑलराइट, लेट्स रन द कोड। लेट मी क्लियर द कंसोल, लेट्स रन द कोड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि शो पर्सन ने हमें दिस डॉट नेम भी प्रिंट करके दे दिया है, दिस डॉट जेंडर भी प्रिंट करके दे दिया है, बट डिफाइन जेंडर कॉल नहीं हुआ क्योंकि उसमें हमने जेंडर नहीं सेंड किया। तो यहाँ पे अगर मैं एफ सेंड करूँ और उसके बाद मैं शो पर्सन कॉल करूँ, क्लियर द कंसोल, एंड नाउ आपको जेंडर की जगह एम की जगह एफ शो हो रहा है क्योंकि डिफाइन जेंडर से हमने जेंडर चेंज कर दिया है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लासेस का। ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द कोर्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्पेशली टू मेक कॉम्पोनेंट्स। बल्कि क्लासेस आर वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू हम कॉम्पोनेंट्स डिफाइन कर सकते हैं रिएक्ट जेएस ऐप्स में, और उसमें हम इसी तरह से मेथड्स भी डिफाइन करेंगे। तो ये आप आगे चल के देख सकेंगे कोर्स के अंदर कितना इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली थ्री डॉट्स की नोटेशन अगर आपने देखी हो तो थ्री डॉट से डिनोट किया जाता है। लेट्स से आपने दो आपके पास एरे हो, कॉस्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एंड आपके पास एक और एरे हो विच विल बी 4 5 एंड 6, और आपने इन दोनों को मर्ज करना हो। तो बिफोर द स्प्रेड ऑपरेटर कॉन्सेप्ट ऑफ ES6 आप मर्ज करने के लिए कुछ इस तरह का करते थे कि const c is equal to a
डॉट concat b console.log c जब आप करते हैं तो आपके पास एक कंकैटिनेटेड एरे आ जाती है। बट ये 6 ने हमें एक और आसान तरीका दिया है यही काम करने का, विच इज़ अगर मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्ट डिक्लेयर करूँ डी के नाम से और मैं एक न्यू एरे बनाना चाहती हूँ जिसमें ए और बी मर्ज्ड हों, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं स्प्रेड ऑपरेटर वाली डिनोशन यूज़ करते हुए ए के साथ 3 डॉट्स लगाऊंगी, कॉमा 3 डॉट्स बी। नाउ व्हाट दिस विल टेल इज़ कि ए के जो भी कंटेंट है और बी के जो भी कंटेंट है उन्हें ज्वाइन करके कंकैटिनेट करके इस एरे के अंदर डाल दिया जाए। तो अब हम डी को कंसोल करवा के देखते हैं। राइट, वी गेट द सेम रिजल्ट। अब मैं अगर अपनी एरे डी के अंदर लेट्स से कुछ 3-4 और डिजिट्स को कंकैटिनेट करवाना चाहती हूँ थ्रू स्प्रेड ऑपरेटर 20, लेट्स सी अब क्या हमारे पास आउटपुट आता है। ई और मेरे ख्याल से इस कंसोल को डिलीट कर देते हैं, इस कंसोल को डिलीट कर देते हैं और सी को डिलीट कर देते हैं। राइट, लेट्स रन द कोड। तो अब हमारे पास 20 भी इसके अंदर कंकैटिनेट हो गया। सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट इन ES6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीस्ट्रक्चरिंग का। डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, थ्रू आउट द कोर्स हम इसे यूज़ करेंगे और जनरली भी वाइल मेकिंग React.js एप्स ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो दोबारा से JSBin की तरफ आते हैं, क्लियर कर देते हैं अपना कोड और कंसोल। तो एज्यूम करें आपके पास एक वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेम, एज और जेंडर। अब इसमें से मैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ गेट करवा के और वो कंसोल करवाना चाहती हूँ, विच आर लेट्स से नेम एंड एज। तो एक तरीका तो यह है कि मैं कंसोल करवाऊँ ए डॉट नेम और ए डॉट एज को। हियर यू गो, आपके पास नेम भी आ गया, एज भी आ गया। पर लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास 50 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें से आपने लेट्स से 45 प्रॉपर्टीज़ को गेट करना है और 5 को नहीं करना। सो आप अगर हर प्रॉपर्टी को ए डॉट और प्रॉपर्टी नेम, ए डॉट और प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे तो काफ़ी टेडियस टास्क है। तो उसको आसान बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका ये है कि आप कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं, उसके अंदर आपको जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए हो वो आप लिखते हैं, इज़ इक्वल टू आपकी मेन जो ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपने वो प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करना है वो लिख देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल करेंगे नेम एज तो भी आपके पास सेम आउटपुट आ रहा है। सो दिस बेसिकली इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग। ये ना सिर्फ इस तरह वेरिएबल्स में से डीस्ट्रक्चर करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ होता है, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स में भी डीस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ हो, लेट्स से गेट पर्सन का, जिसमें इंस्टेड के मैं पूरा ये ए ऑब्जेक्ट भेजूँ
और या मैं आपको भेज के दिखा देती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट भेजा मैंने और यहाँ पे मैं कंसोल करवा रही हूँ console.log a.name। तो ये मैं कंसोल हटा देती हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। और यहाँ पे मैं कॉल कर लेती हूँ get person cook with a and let's say we call it person। properties आप आर्ग्यूमेंट्स के कोई भी नाम दे सकते हैं, that doesn't matter। और मैं इसे रन करूँ, clear the console। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्स आ गया। बट यहाँ पे अगर आपको एज भी चाहिए, जेंडर भी चाहिए, तो आप या लेट्स से आपको जेंडर और एज नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, तो आप पूरा आर्ग्यूमेंट इंस्टेड सेंड करने के बजाय आप ये काम कर सकते हैं कि आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करें और आपको जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए आप सिंपल वो प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखें, लाइक नेम एंड लेट्स से इफ आई नीड जेंडर तो मैं नेम लिखूँगी, जेंडर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और गेट पर्सन के अंदर मैं अपना पूरा ऑब्जेक्ट सेंड कर दूंगी एंड लेट मी रन, क्लियर द कंसोल, लेट मी रन। सो मैक्स एंड एम, तो मैंने डिस्ट्रक्चरिंग को मेथड के आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज़ कर लिया एंड मैंने इसे कांस्टेंट से प्रॉपर्टीज़ गेट करने के लिए भी यूज़ करके आपको दिखा दिया है। इसके अलावा ES6 के कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि मैप, फिल्टर, फॉर ईच, रिड्यूस, ये सारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ES6 प्रोवाइड करता है जो कि हम अपने एरे की मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैप फंक्शन हमें हमारी एरे को रेप्लिकेट करके देता है इनटू अ न्यू एरे और उस रेप्लिकेशन में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिल्टर आपका जो फिल्टर मेथड होता है जो कि ES6 में प्रोवाइडेड है, बेसिकली दैट इज़ यूज टू फिल्टर आउट अ वैल्यू फ्रॉम एन एरे। फॉर ईच आपके एरे को लूप करने के लिए यूज़ होता है और रिड्यूस आपके मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। आप MSDN डॉक्स के थ्रू इन सारे ES6 मेथड्स को अच्छे से स्टडी और इनके यूजेज को स्टडी कर सकते हैं, एज ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। सो पिछले सेक्शन में हमने लर्न किया ES6 के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल डीस्ट्रक्चरिंग, लेट वर्सेस कॉन्स्ट, क्लासेस, एरे मेथड्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि हम थ्रू आउट दिस कोर्स उन्हें कई जगह पे यूज़ करेंगे। सो दैट सेक्शन वाज प्रीटी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आप लोगों ने साथ साथ फॉलो किया हो और प्रैक्टिस किया हो। अब हम मूव करेंगे React.js की बेसिक्स की तरफ। इस सेक्शन में आपको हम बताएंगे कि आप अपनी लोकल मशीन पे React.js ऐप्स किस तरह बना सकते हैं, सेटअप करने का तरीका, कोड एडिटर कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली React.js ऐप्स के कोर फीचर्स क्या क्या हैं। सो लेट्स गो अहेड और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेटअप। सो माय फेवरेट कोड एडिटर इज़ VS Code, क्योंकि VS Code हमें कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है, कुछ इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देते हैं। तो आई प्रेफर VS Code एज माय कोड एडिटर। आप लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को VS Code ही यूज़ करना है तो आप VS Code को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है code.visualstudio.com। आप यहाँ मैक या विंडोज़ या लिनक्स जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको सेटअप कर सकते हैं और ये आपकी पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को बेइंतहा आसान बना देगा। तो अब बात कर लेते हैं बिल्ड वर्कफ्लो की। व्हाट इज़ बिल्ड वर्कफ्लो? तो जब आप छोटी मोटी कोई ऐप बना रहे होते हैं या मे बी आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं, कोई स्निपेट ट्राई करना चाहते हैं, तो आप कोड पेन या JS पेन या ऑनलाइन एडिटर्स की मदद से वो चीज़ ट्राई आउट कर लेते हैं। बट जब आपने एक बड़ी ऐप बनानी हो, कुछ स्केलेबल बनाना हो, मेंटेनेबल बनाना हो, तो हमेशा आप एक प्रॉपर वर्क फ्लो लेके चलते हैं और उसकी बेसिस पे
बिफोर मेकिंग द ऐप आप डिसाइड करते हैं, और ऑब्वियसली ड्यूरिंग मेकिंग द ऐप एज वेल आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और किस तरीके से क्या टूल्स यूज़ करने हैं जिनको यूज़ करते हुए आप एक मेंटेनेबल, स्केलेबल और शिपेबल ऐप क्रिएट कर सकें। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपके जहन में होने चाहिए बिफोर यू मेक एन ऐप, और फिर देखते हैं कि वो सारे फैक्टर्स हम यूज़ करते हुए किस तरह एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप क्या ऐसा कोड करते हैं जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी जब भी आपने कोई चीज़ शिप करनी हो या लाइव करनी हो तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कम कोड में ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें, बिकॉज ऑब्वियसली इस का ताल्लुक होता है आपकी ऐप की परफॉर्मेंस से। सो जितना ज़्यादा कोड होगा, जितनी हैवी ऐप होगी, उतना आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। सो इट्स लेट्स से ये प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें। सो आप जितना कर सकते हैं अपने कोड को उतना ऑप्टिमाइज करते हैं विदाउट हर्टिंग द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, एज अ डेवलपर आप कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, बिकॉज फर्स्टली ये मार्केट में जो भी हमारी ऐप्स बन रही हैं उन सब का फोकस होता है कि बेटर से बेटर फीचर्स यूज़ किए जाए, न्यूअर से न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए। सो बाय नेक्स्ट जनरेशन JS आई मीन स्टफ लाइक ES6। ES6 इज़ अ फ्लेवर ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसमें आप न्यू फीचर्स यूज़ करके ईजी कोड या कंडेंस्ड कोड बना सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी ऐप्स के लिए भी बेहतर है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी बेहतर है, और एज अ डेवलपर आपके लिए भी ईज़ है। थर्डली, यू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप कोशिश करते हैं कि एक ऐसा कोड बनाएं जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिंटिंग टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और उनके थ्रू आप ये डिटरमिन कर सकते हैं बिफोर हैंड, बिफोर रनिंग योर ऐप, के कहाँ आप सिंटैक्टिकल गलती कर रहे हैं या कहाँ पे आप एक्स्ट्रा रेंडर्स कर रहे हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हैं जो कि हम सोचते हैं बिफोर डेवलपिंग एन ऐप कि ये होनी चाहिए इन योर वर्क फ्लो, बट ये अचीव किस तरह होंगी वो देखते हैं। सो ऑब्वियसली यू नीड अ पैकेज मैनेजर। मोस्टली जो वाइडली यूज़ होते हैं वो npm और yarn है, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू आप जो है डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लिंटिंग का बताया, या आप और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके npm की अगर बात करें तो साथ ही वो भी इंस्टॉल हो जाता है। यार्न के केस में आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, बट इट्स ओनली अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आपको पैकेजेस यूज़ करने के लिए इन दोनों में से कोई एक इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो वेबपैक बंडलर आ जाता है। वेबपैक बंडलर इज़ वन ऑफ द वे टू कंपाइल टू एक्चुअली डिप्लॉय योर ऐप और बंडल योर ऐप। बेसिकली वेबपैक बंडलर आपको वो कुछ इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने कोड को एक कॉम्पैक्ट बंडल बना सकते हैं, और वेबपैक के इस बंडल के थ्रू जो है आप अपने कोड को फिर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और वेबपैक एक ऐसा टूल है जो कि आपके कोड को मिनिमाइज़ करने में या ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करता है। सो ऑब्वियसली जब आप कोई ऐप बना रहे हैं तो आप सोचते हैं जब वो लाइव जानी हो या शिपेबल ऐप हो वो, कि एक ऐसा कोड होना चाहिए जो मिनिफाइड हो एंड बेस्ट टू रन हो ऑन अ सर्वर। ऑल्सो सिंस ये ES6 फॉर एग्जांपल या और भी बहुत इस तरह के फीचर्स होते हैं जो कि हर ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं होते या सारे ब्राउज़र्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। सो उस तरह के फीचर्स के लिए आपकी ऐप के अंदर कोई इस तरह का कंपाइलर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल बेबल, जो कि आपके उन फीचर्स को बिहाइंड द सीन्स कंपाइल करे इनटू ऐसी फॉर्म जो कि हर ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता हो। लास्टली आपको एक ऐसा डेवलपमेंट सर्वर चाहिए जो कि आप रन कर सकें और उस पर आप अपना आउटपुट देख सकें।
अब फॉर एग्जांपल आप कोई HTML फाइल बनाएं और उस पर डबल क्लिक करें तो वो आपके ब्राउज़र में खुल जाती है और उसमें जो भी आपने कोड किया हुआ होता है वो शो हो रहा होता है। तो वो अगर आप नोट करें तो एक फ़ाइल प्रोटोकॉल के साथ खुलती है और उस प्रॉपर पाथ के साथ नहीं खुलती जिस पे आप देखना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आपको एक डेवलपमेंट सर्वर भी चाहिए होता है जिस पे आप अपने सारे कोड को अपनी लोकल मशीन के लिए फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ व्यू कर सकें। तो ये सारे वर्क फ्लो की फैक्टर्स होते हैं जो कि बिफोर मेकिंग एन ऐप आप कंसिडर करते हैं और सोचते हैं कि आपको इन इन टूल्स की ज़रूरत होगी और ये टास्क हैं आपके और इस तरह का आपका कोड होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स यूज़ करते हुए हम रिएक्ट ऐप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए रिएक्ट हमें एक टूल प्रोवाइड करता है, टूल कॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप। reactjs.org की वेबसाइट तो ये इसका पूरा ट्यूटोरियल है। बट लेट्स ओपन द गिटहब रिपोजिटरी जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल की है। नाउ इफ़ यू सी इस रिपोजिटरी में आपको यहाँ पे नीचे पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जो कि आप रीड करके प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप इस ट्यूटोरियल में भी देख सकेंगे। इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को अपने लोकली मशीन पे इंस्टॉल करें, जिसको इंस्टॉल करने का तरीका है npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, या फिर आप yarn भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी लोकल मशीन पे npm इंस्टॉल हो, और npm इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि आपके मशीन पे नोड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो। node.js.org में जाएंगे और यहाँ से जो भी करंट आपका वर्जन होगा या नोड का करंट स्टेबल वर्जन होगा उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस आपकी मशीन पे नोड भी अवेलेबल होगा और npm भी अवेलेबल होगा। उन दोनों के वर्जन्स आप चेक कर सकते हैं, या अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं तो वो आप कर सकते हैं नोड डैश वर्जन या डैश वी और npm डैश वर्जन या डैश वी, और इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, आपको वर्जन्स दोनों के लिखे हुए आ जाएंगे टर्मिनल पे, और इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आपके सिस्टम पे नोड प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है या नहीं। सो वंस यू आर डन विद दैट स्टेप तो हम वापस आएंगे अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप की डॉक्यूमेंटेशन पे और अपने कंप्यूटर पे या मशीन पे इंस्टॉल करेंगे ये क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली। सो यू ओपन अ टर्मिनल और आप यहाँ पे लिखेंगे npm i, और ग्लोबली करना है तो हम -g का फ्लैग यूज़ करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो दिस वुड बेसिकली इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल ऑन योर लोकल मशीन। सो बेसिकली हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल हो गई है। सो फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे अपनी इस ऐप को बनाना चाहती हूँ एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है रिएक्ट ट्यूटोरियल। सो मैं उसमें नेविगेट करूँगी, cd desktop, and my folder name is react tutorial. This is not समथिंग जो कि आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, आप अपने फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो अब मैं खड़ी हूँ अपने रिएक्ट ट्यूटोरियल के फोल्डर में और इसके अंदर मैं आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल के ज़रिए एक रिएक्ट ऐप बना के दिखाऊंगी। सो ऑल आई डू इज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप। एज आई सेड क्रिएट रिएक्ट ऐप आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है ग्लोबली। सो अब आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और ये कीवर्ड लिख के क्रिएट रिएक्ट ऐप आगे आप देंगे अपनी ऐप का नाम। सो लेट्स से आई वांट टू कॉल इट रिएक्ट course, and I hit enter, and this will obviously start
setting up my app. Alright, so our setup is finished. Let's open Visual Studio Code and let's check out our project. So let's open React course जो कि हमने अभी Create React App tool से बनाया है in our VS Code. So this is our folder structure. We have a node modules folder, we have a public folder, src folder, and some files like gitignore, package log.json, package.json, and readme. So package.json is basically the file जिसमें आप अपने सारे स्क्रिप्ट्स डिफाइन करते हैं, नेम डिफाइन करते हैं, अपनी ऐप का वर्जन डिफाइन करते हैं, डिपेंडेंसीज डिफाइन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे. सो डिपेंडेंसीज बेसिकली वो सेक्शन होता है जहाँ पे आप उन सारे पैकेजेस के नाम लिखते हैं जो कि आपने अपनी ऐप के अंदर यूज़ करने हैं. तो ये टूल हमें प्रोवाइड करता है ये सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसके अंदर. सिंस वी सेड कि रिएक्ट एप्स बेसिकली रिएक्ट पैकेज यूज़ करती हैं तो इसने रिएक्ट का पैकेज भी इंस्टॉल किया हुआ है. रिएक्ट बेसिकली रन होती है रिएक्ट डॉम के पैकेज के थ्रू, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स जो कि स्क्रिप्ट्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इसने कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस भी इंस्टॉल किए हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट डॉम जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और इसी तरह एक और टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट की, यूज़र इवेंट की. ये सारे तीनों पैकेजेस यूज़ होते हैं टेस्टिंग के लिए फॉर योर रिएक्ट ऐप. सिंस इस प्रोजेक्ट में हम ये तीनों यूज़ नहीं कर रहे सो वी कैन ऑल्सो डिलीट दैम, बट इवन इफ़ दे स्टे कोई मसला नहीं है. हमारी ऐप को चलने के लिए जो 3 बेसिक पैकेजेस की ज़रूरत है वो इसने इंस्टॉल कर दी हैं, दैट आर रिएक्ट, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स. सो स्क्रिप्ट्स बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप डिफ़ाइन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट जो कि आपने टर्मिनल पे रन करनी हो. सो लेट्स से स्टार्ट जो है वो रन करेगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट का स्क्रिप्ट जिसके थ्रू हमारी ऐप रन होगी ब्राउज़र में. बिल्ड हमारी ऐप को बिल्ड करेगा और बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि वो उसे एक ऐसी फॉर्म में लाएगा जो कि रन हो सकती है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. टेस्ट से बेसिकली हम अपने कोड को टेस्ट करेंगे एंड इजेक्ट इज़ ऑल्सो अनदर कमांड. package.json भी एक सेल्फ क्रिएटेड एक फ़ाइल होती है जो कि आपके पैकेजेस जैसे इंस्टॉल होते हैं वैसे ही ये आपकी फ़ाइल भी क्रिएट हो जाती है और ये ख़ुद बनती है, इसे आप क्रिएट नहीं करते. लाइकवाइज आपके पास एक फ़ाइल होती है gitignore की, इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि गिट में आपकी पुश हो या आपके कोड के साथ कमिट हो या वो चेंजेस आपकी रिपॉजिटरी में शो हो. फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स. सिंस नोड मॉड्यूल्स को आपकी रिपॉजिटरी का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तो ये कि फोल्डर बहुत हैवी होता है, सेकेंडली ये कि ये हर यूज़र की स्पेसिफिक मशीन यानी हर डेवलपर की मशीन पे खुद से इंस्टॉल हो सकते हैं. सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप अपनी रिपॉजिटरी को हैवी बनाएं इसे सेंड करके. ऑल्सो जब आपका कोड किसी प्रोडक्शन सर्वर पे रन हो रहा होता है तो उस कोड के अंदर ये नोड मॉड्यूल्स नहीं होते क्योंकि वो आपके सर्वर पे इटसेल्फ इंस्टॉल होते हैं. लाइकवाइज बहुत सारी इसमें और डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल ने खुद ब खुद इसके अंदर डाली हैं जो कि शिप नहीं होंगी आपकी गिट रिपॉजिटरी पे. सो अब देखते हैं हम अपने src फोल्डर को. और बेसिकली src फोल्डर हमारा वो फोल्डर होगा जिसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे या जिसके अंदर हमारी सारी कोड की लॉजिक होगी. एंड इफ़ यू रिमेंबर इनिशियली जब हमने कंपोनेंट्स की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास हमेशा एक रूट कंपोनेंट होता है जिस कंपोनेंट के अंदर फिर फर्दर वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम बनाते हैं. तो उस रूट कंपोनेंट को हम index.js के अंदर रेंडर करवाते हैं. सो इफ़ यू नोटिस हम यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं एक कंपोनेंट
जिसका नाम है ऐप। ये कंपोनेंट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, इस कंपोनेंट के अंदर क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। बट फर्स्टली हम अपने डॉम से उठा रहे हैं रूट एलिमेंट को और उस रूट के अंदर रेंडर करवा रहे हैं ऐप कंपोनेंट को। सो बेसिकली ऐप हमारा जो है वो कंपोनेंट है जो कि फर्दर पे जो भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे उनको रेंडर करेगा। सो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड क्लिक जब करेंगे तो आपका ये कंपोनेंट खुल जाए। सो बेसिकली ये हमारा मेन कंपोनेंट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है, या जिसके अंदर हमारी बेसिक एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक डिव है, एक हेडर है, एक इमेज है, सम पी टैग और ए टैग, और ये सिंपल आप देख सकते हैं कि HTML स्ट्रक्चर ही है। इसके अलावा आपके पास कुछ और फाइल्स हैं जैसे कि app.test.js और index.css, जो कि जिसमें कुछ CSS डिफाइंड है हमारी index.js फाइल के लिए। इसके अलावा आपके पास एक SVG है लोगो की। इसके अलावा आपके पास सर्विस वर्कर और setup.test.js है। सिंस आई सेड के टेस्ट आप लोग नहीं यूज़ करेंगे या टेस्ट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट में, तो आप इस फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और app.test.js को भी डिलीट कर सकते हैं। अब एक दफ़ा अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र में ये कैसे शो हो रहा है। सो इसके लिए हम वापस अपने टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाके हम सबसे पहले CD करेंगे, यानी जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट कोर्स। इसके अंदर जाके एज वी सेड पैकेज.json में रन करने की कमांड है स्टार्ट। तो हम लिखेंगे npm start और दिस विल बेसिकली स्टार्ट अप आवर ऐप, फायर अप आवर ऐप बेसिकली, और इससे हमारी ऐप जो है वो ब्राउज़र पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप जो है वो ब्राउज़र पे लोड हो रही है और लोकल होस्ट 3000 पे लोड हो रही है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब वर्क फ्लो बिल्ड करने की बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक HTML फाइल पे डबल क्लिक करें तो वो खुल जाती है ब्राउज़र में, लेकिन उसके पीछे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फाइल // जो कि फाइल प्रोटोकॉल कहलाता है। बट इन दिस केस रिएक्ट ऐप हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल हमें प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर URL जो कि लोकल होस्ट 3000 की फॉर्म में आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर बेसिक HTML जो कि हम app.js के अंदर देख रहे थे, और ये हमें एक बेसिक सा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। सो द रीज़न वाई वी आर यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ बिकॉज ये हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि हमने बिल्डिंग वर्क फ्लो के अंदर देखा था कि हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अंदर बिल्ट इन इस तरह के टूल्स हैं जो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र कंपैटिबल फॉर्म में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप ना यूज़ करें तो हम बेबल इंस्टॉल करते हैं खुद से और उसके थ्रू हम अपनी ऐप को सेटअप करते हैं, सो दैट हम जो भी उसमें नेक्स्ट जनरेशन स्टफ़ यूज़ करें वो ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सके। बट ये सब कुछ क्रिएट रिएक्ट ऐप खुद ब खुद हैंडल कर रही होती है ऑटोमेटिकली अपने अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी पैकेज मैनेजर की। सो बेसिकली वो भी हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर प्रोवाइडेड है। कोई भी आपको पैकेज अगर इंस्टॉल करना है तो ऑल यू डू इज़, यहाँ पे मैं ज़रा स्टॉप करूँगी अपनी ऐप को, और आपने जो भी पैकेज यूज़ करना है आप npm इंस्टॉल और आई लिखेंगे और अपने पैकेज का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और वो पैकेज आपका जो है आपकी ऐप के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर लिस्ट डाउन हो जाएगा। ऑल यू नीड इज़ नोड, और नोड आपको प्रोवाइड करेगा npm मैनेजर, या फिर आपको चाहिए यार्न। ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि कैसे आप अपनी रिएक्ट ऐप सेटअप कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फ़ोल्डर्स होते हैं और किस फोल्डर के अंदर किस फाइल के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ रिएक्ट ऐप। सो अब हमने देख लिया है कि किस तरह से हमारी ऐप जो है वो ब्राउज़र पे रन हो रही है। अब देखते हैं कि जो हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है app.js के नाम से, उसका क्या स्ट्रक्चर है।
तो आप अगर इनिशियली देखें तो इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है। ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का नाम ऐप है और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सब हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, बट फॉर नाउ आप बस इसे एक फंक्शनल कंपोनेंट समझें। बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी कुछ रिटर्न स्टेटमेंट है और उस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली वो सब लिख रहे हैं जो कि हमने ब्राउज़र पे अभी देखा, हमारे सर्वर पे जो सर्व हो रहा था। सो वी हैव अ डेव जिसे हमने क्लास नेम दिया हुआ है ऐप के नाम से। बेसिकली ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल है उसने सेल्फ क्रिएट की है ये एक कंपोनेंट, और उसमें ये स्ट्रक्चर उसने खुद डिफ़ाइन किया है। इसके अंदर इसने एक और HTML एलिमेंट यूज़ किया है हेडर के नाम से और इसको भी एक क्लास दी है। लाइकवाइज इसने एक इमेज दी है जो कि हमने देखा ब्राउज़र पे, रिएक्ट का लोगो था, उसके अंदर उसने लोगो भी कॉल किया हुआ है जो कि यहाँ पे SVG जिसकी मौजूद है। एक P टैग है, एक A टैग है। अब आप इसे देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये सिंटैक्स जो है HTML है, बट लेट मी टेल यू ये HTML नहीं है। ये जो पूरा डेव रिटर्न हो रहा है यहाँ से, दिस इज़ कॉल्ड JSX, और JSX एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिएक्ट JS एप्स का जो कि हमारी डेवलपमेंट को बहुत आसान बना देता है। लेट्स से यहाँ पे हम कुछ और HTML स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्रिएट अ div and inside that div let me create an h1 tag and let's say hello world। इस div टैग पे हम एक क्लास नेम दे देते हैं। लेट्स चेक आवर app.css कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। लेट्स टेक दिस क्लास और ये क्लास नेम हम दे देते हैं यहाँ पे। अब हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रेंडर हो रहा है। हमने अपनी ऐप स्टॉप कर दी थी, रन स्टार्ट। हमारी ऐप ब्राउज़र पे रन होना स्टार्ट हो गई है। सो इफ़ यू सी हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है जैसे कि हमने अपने app.js में डिफ़ाइन किया है। अब लेट्स से कि हम इस पार्ट को अगर कमेंट आउट कर दें तो अनदर वे यही काम करने का विदाउट यूजिंग JSX है react डॉट create element। नाउ ये मेथड लेता है 3 आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है पर 3 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करते हैं कि आपने कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। सो अगर हम इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहें तो हमारे पास आउटर एक डिव है, हम डिव क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इसकी ऑप्शन होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की। फॉर नाउ हम इसे नल ही लेंगे। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर कौन सा चाइल्ड होना चाहिए। सो लेट्स से हमारे इस डिव का चाइल्ड है एक h1 टैग, सो हम h1 डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लिखेंगे कि इस h1 टैग के अंदर क्या होना चाहिए। सो लेट्स से हेलो वर्ल्ड। रिएक्ट का R वुड बी कैपिटलाइज्ड और सो वी सेव दिस फाइल। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फाइल को सेव करें बिफोर आप अपनी चेंजेस को ब्राउज़र पे चेक करें। और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सेलेक्ट ऑटो सेव फ्रॉम हेयर, और इससे ये होगा कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो साथ साथ सेव होते जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से खुद से सेव भी कर सकते हैं या शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हुए सेव कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने ये जो क्रिएट एलिमेंट बनाया है, इसमें एक डिव बनाया है, इसको हम देखते हैं कि ये ब्राउज़र पे कैसे शो हो रहा है। सो हियर इज़ आवर ऐप। सो हमारे पास शो हो रहा है h1 हेलो वर्ल्ड विच इज़ करेक्ट। हमने जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है h1 और हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली डिव के चिल्ड्रन बन गए हैं और ये इसे एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। तो अगर हमने h1 को एक एलिमेंट बनाना है, व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम थर्ड आर्ग्यूमेंट में
दोबारा से लिखेंगे react डॉट create element और उसी तरह चाइल्ड देंगे h1, नल ऑब्जेक्ट पास करेंगे और थर्ड आर्ग्यूमेंट में इसके अंदर हमने जो भी लिखना है वो पास होगा। फॉर एग्जांपल अब हम लिख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स। लेट्स सेव एंड लेट्स गो बैक एंड चेक। हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ गया है। लेट्स से अब जिस तरह यहाँ पे हमने क्लास नेम ऐड किया है वो हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे करेंगे जहाँ हमने पहले नल भेजा था, एंड वी राइट क्लास और यहाँ पे हम उस क्लास का नाम दे देंगे ऐप। लेट्स गो एंड चेक इन द ब्राउज़र। हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया, विच मीन्स कि उस पर CSS अप्लाई हो गई है। हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। देयर यू गो, यहाँ पे क्लास ऐप अप्लाई हो गई है। So this is basically a way of rendering something on your browser in your component without using JSX. However, आप देखें ये तो एक सिंपल सा हमने दो एलिमेंट्स बनाए थे, उसके लिए ही आपको दो दफ़ा रिपीट करना पड़ा react.createElement। इमेजिन अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना हो जैसे कि पहले था, तो ये कितना टेडियस टास्क होगा। तो उसको सॉल्व करते हुए JSX का कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपकी डेवलपमेंट को बेइंतहा आसान बना देता है। सो इस तरीके से आप अपने डिव को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स देने हो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस होल थिंग इवन दो इट लुक्स लाइक HTML, ये HTML नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड JSX और यह आप हर कंपोनेंट में यूज़ होता हुआ देखेंगे। सो ये तो था आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर JSX के ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। एज आई सेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, एक फंक्शनल कंपोनेंट एंड देन वी हैव क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर बेसिकली दीज कंपोनेंट्स जो कि फंक्शन होते हैं और वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर क्लास कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने ES6 के अंदर देखा कि हम क्लासेस बना सकते हैं, इस तरह हम क्लास कंपोनेंट्स बना के और उनके अंदर भी कोई ना कोई UI रेंडर कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाती हूँ, आई मेक अ न्यू फाइल, मैं कॉल इट person.js। अब ये कन्वेंशन याद रखने वाली है कि आपके कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटलाइज लेटर से स्टार्ट होगा, और सिंस ये जावास्क्रिप्ट है तो आप इसे JS.js की एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और .jsx की एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। फॉर नाउ हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे .js। दिस क्रिएट्स आवर न्यू क्लास, बेसिकली न्यू फाइल। अब इसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट करवाएंगे React from React पैकेज। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक क्लास आई कॉल इट पर्सन। अब कोई भी React कंपोनेंट हो उसकी दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक तो स्टेट और एक रेंडर मेथड। आपकी हर क्लास कंपोनेंट के अंदर एक रेंडर मेथड ज़रूर होगा और इस रेंडर मेथड के अंदर आप वो सारी JSX रेंडर करवाएंगे जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके कंपोनेंट के अंदर होंगी स्टेट, जिस पे हम बाद में आएंगे। लेट्स से यहाँ पे आप कुछ रेंडर करवाना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे रिटर्न और इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप लिखेंगे अपनी JSX। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक p टैग के अंदर माई नेम इज मैक्स। अब आपने एक क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर आपने एक रेंडर मेथड बनाया है जो कि आपको कुछ प्लेन JSX रिटर्न कर रहा है और इस JSX के अंदर हमने एक सिंपल एलिमेंट रिटर्न करवाया है, एक p टैग रिटर्न करवाया है जिसमें कुछ टेक्स्ट है। अब आपने क्लास तो क्रिएट कर ली, बट अब इस क्लास को अगर आपने अपने ऐप
app.js कंपोनेंट के अंदर कॉल करना हो, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने जब वो ट्री देखा था तो हमने कहा था कि हर रिएक्ट ऐप के अंदर एक मेन पेरेंट कंपोनेंट होता है और उसके अंडर सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो इस केस में हमारा मेन कंपोनेंट है app.js और उसके अंदर हमारे सारे जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं वो रेंडर होंगे। तो वो रेंडर करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पर्सन के कंपोनेंट को app.js के अंदर इंपोर्ट करवाएं। लेकिन कुछ भी इंपोर्ट करवाने से पहले ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट करें। सो हेयर वी हैव अ क्लास, इसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। एंड लाइक दैट हम इस क्लास को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे एक बहुत मेन स्टेप है जो कि हमने नहीं किया, वो है कि हम अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे react डॉट component से। एक्सटेंड्स, सो देयर आर टू वेज टू डू इट। या तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं react डॉट component, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग को जो कि हमने इनिशियली पढ़ी, और इसी पैकेज से आप यहीं पे कंपोनेंट को डीस्ट्रक्चर करके एज इट इज़ यहाँ पे विदाउट यूजिंग डॉट नोटेशन एक्सटेंड करवा सकते हैं। नाउ व्हाट दिस विल डू इज़ कि ये इस रिएक्ट पैकेज से कंपोनेंट उठा के और उसे एक्सटेंड करवा देगा पर्सन क्लास में। सो पर्सन क्लास के अंदर अब रिएक्ट कंपोनेंट के फीचर्स आ चुके हैं एंड नाउ दिस सिंपल क्लास हैज़ बिकम अ रिएक्ट कंपोनेंट। सो बैक व्हेन जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे, आई टोल्ड यू कि हम इन क्लासेस को कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये तरीका है जो कि आपकी एक सिंपल क्लास को एक रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज करेगा। तो यहाँ हमने इस रिएक्ट के इम्पॉर्टेंट पैकेज को इंपोर्ट भी करवा लिया है, एक क्लास भी बना ली है, उसे एक्सटेंड भी करवा दिया एज अ कंपोनेंट, और अपनी इस क्लास को हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी करवा दिया। अब वक्त है इस क्लास को app.js में इंपोर्ट करवाने का। वी कैन डिलीट दिस स्टेटमेंट क्योंकि हम लोगो अब यूज़ नहीं कर रहे, और हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन हमने जो ES6 में इंपोर्ट के तरीके देखे थे उसमें हम डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे पर्सन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे अपने पर्सन के कंपोनेंट से। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आपको कंपोनेंट के साथ .js की एक्सटेंशन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली एक JS फाइल बना रहे हैं और आपके ऐप को, ये ऐप इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है कि आपको इसमें एक्सटेंशन देनी नहीं पड़ती अनलेस कि वो कोई CSS फाइल हो। सो हमने यहाँ पे अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लिया है। अब हम इस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे अपने इस कंपोनेंट की रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। सो लेट्स से वी हैव h1 और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे। सो कोई भी कंपोनेंट जो कि आप इंपोर्ट करें उसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक लेफ़्ट एरो खोलेंगे, उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, बैकस्लैश और राइट एरो से क्लोज कर देंगे। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ रेंडरिंग योर कंपोनेंट। सो ओके, इसके पाथ को हम फिक्स करेंगे, और यहाँ पे हमने इनिशियली लिखा हुआ था पर्सन। सो सिंस ये फाइल हमारी लाई करती है src के अंदर जहाँ पे हमारा app.js है, वहीं पे हमारा ये कंपोनेंट person.js भी है। सो इसका पाथ होगा कुछ इस तरीके से। लेट्स हेड बैक टू द ब्राउज़र और देखते हैं कि हमारी चेंजेस शो हो रही हैं या नहीं। सो इंस्पेक्ट को हम क्लोज करते हैं एंड यू कैन सी कि हेलो वर्ल्ड हमारा app.js के अंदर रेंडर हो रहा है, एंड माय नेम इज़ मैक्स इज़ बेसिकली व्हाट इज़ being rendered in person.js component. So app.js हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट था जो कि रेंडर कर रहा है एक डिव को, उस डिव के अंदर एक h1 एलिमेंट है, और वो फर्दर रेंडर कर रहा है एक पर्सन कंपोनेंट को जो कि हमारा क्लास कंपोनेंट है। So these are basically two ways of creating a component, class and function.
क्लास का हमने बना के एक ओवरव्यू ले लिया है। फंक्शन का मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सो फंक्शन आप नॉर्मली भी कोई क्रिएट करते हैं तो आप लिखते हैं फंक्शन। अगर आप ES5 नोटेशन यूज़ करें तो आप लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम, आगे ब्रैकेट्स जिसमें आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और कर्ली ब्रेसेस। आपके फंक्शन के अंदर होती है एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड जो कि कुछ रिटर्न कर रहा होता है। इन आर केस ये रिटर्न कर रहा है JSX। सो ये तो तरीका था ES5 से फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का। लेट्स से इसी कंपोनेंट को हमने ES6 की नोटेशन में लिखना है। हम फंक्शन कीवर्ड को रिमूव करेंगे, नेम एज इट इज रहेगा, इक्वल साइन आर्ग्यूमेंट्स के जगह सेम रहेगी एंड विल ऐड एन एरो एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ये स्टिल एक फंक्शनल कंपोनेंट है, बस इस फंक्शन की नोटेशन हमने चेंज करके एरो फंक्शन बना दिया है। सो आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट को ES5 के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं और ES6 के थ्रू भी कर सकते हैं, बट सिंस आजकल जो एप्स बन रही हैं वो नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही हैं और आप हमारी जो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप बनी है ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करके ES5 में कन्वर्ट करके हर ब्राउज़र पर कंपैटिबल बनाने के लिए। सो हम विदाउट एनी फियर ES6 ईज़िली अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं और आगे जाके भी हम ES6 ही यूज़ करेंगे। लेट्स हेड बैक टू द ब्राउज़र और ब्राउज़र पे हमारे पास आ रहा है एक एरर, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपने कंपोनेंट को कॉन्स्ट में नहीं रखा और कॉन्स्ट में रखने की वजह यह है कि हम अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं और एक्सपोर्ट करवाने के लिए कोई भी चीज़ आपने अगर एक्सपोर्ट करवानी हो, वेदर इट्स अ वेरिएबल और अ मेथड, उसे किसी ना किसी वेरिएबल के फॉर्म में सेव करना ज़रूरी है। सो हियर हम सिंस इसमें कोई अपडेशन नहीं करेंगे, सो कॉन्स्ट इज़ द बेस्ट वेरिएबल हियर। कॉन्स्ट में हम इस कंपोनेंट को सेव करवाएंगे और एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो अब तक हमने देखा क्लास कंपोनेंट्स बनाने का तरीका और फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाने का तरीका। तो ये तो था React.js के बिल्डिंग ब्लॉक्स का फर्स्ट पार्ट। React.js एप्स का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट्स। हमारा कोई भी कंपोनेंट हो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव स्टेट इनसाइड इट। सो लेट्स से हम अपने पर्सन कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट डिफ़ाइन करना चाहते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल क्लास में प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह हम यहाँ पे एक स्टेट डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो कि कोई वैल्यू सेव रखेगी अपने पास। हमेशा जब भी आपने स्टेट डिफ़ाइन करनी हो, यू हैव टू हैव अ कंस्ट्रक्टर इन योर कंपोनेंट अगर वो क्लास कंपोनेंट है, और इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर आप अपनी स्टेट डिफ़ाइन करेंगे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना के। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी स्टेट का नाम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज रखती हूँ और इसके अलावा आगे मैं डिफाइन करती हूँ डिफ़ॉल्ट एज। इफ़ यू रिमेंबर हमने ES6 के सेक्शन में पढ़ा था कि हमारी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसमें भी हम दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू वैल्यू देते थे। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होगी स्टेट और स्टेट के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी स्टेट के अंदर होंगे। यहाँ पे हमने स्टेट बनाई है एज और उसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है 20। लेट्स से यहाँ पे मैं अब एक और पैराग्राफ प्रिंट करवाना चाहती हूँ जिसमें मैं एज शो करूँगी। माई एज इज दिस। अब इस स्टेट को एक्सेस करने का तरीका है दिस डॉट स्टेट डॉट एज। सो आप जो भी स्टेट्स डिफाइन करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वो आपके दिस डॉट स्टेट नेम के थ्रू एक्सेसिबल होगी
in all the methods in your class. अब आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास एक एरर आ रहा होगा which says JSX expressions must have one parent element. So this is the rule. चाहे आप रेंडर के अंदर कुछ रिटर्न करवा रहे हो या फिर आप फंक्शनल कंपोनेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कुछ रिटर्न करवा रहे हो, यू हैव टू हैव वन पेरेंट एलिमेंट, और उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर आप जितने मर्जी एलिमेंट्स डाल सकते हैं. तो अगर यहाँ पे हम एक पेरेंट एलिमेंट बनाएं डेफ का और उसके अंदर अपने दोनों पी टैग्स को कॉपी कर दें, हमारा एरर जा चुका है. Now let's head back to the browser. Now it says must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor. So if you remember, हमने ES6 में देखा था कि जब भी आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं अपने कंपोनेंट को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको सुपर का मेथड कॉल करना ज़रूरी होता है. सिंस स्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंपोनेंट से डिराइव हो रही है, तो यहाँ पे हमें सुपर यूज़ करना ज़रूरी है. और तो आए देखते हैं ब्राउज़र में इसका बिहेवियर. सो अब आप ब्राउज़र में देख सकते हैं कि इसने शो किया है हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ मैक्स, माय एज इज़ 20, और ये एज आ रही है स्टेट के थ्रू. ये तो था स्टेट डिफाइन करने का तरीका इन अ क्लास कंपोनेंट. लेट्स से आप फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं. वेल, यहाँ पे आके आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. यस, फंक्शनल कंपोनेंट्स में आप स्टेट नहीं डिफाइन कर सकते, which is the reason why के functional components are also called stateless components. आपके functional components के अंदर props available होते हैं लेकिन state available नहीं होती. props क्या चीज़ होती हैं इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे, but for now आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको किसी component के अंदर state यूज़ करनी है तो आप class component बनाएंगे, और जब भी आपका ऐसा component बनना हो जिसमें state की यूजेज की ज़रूरत ना हो, वहाँ पे आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे. तो ये था बेसिक ओवरव्यू स्टेट का. थ्रू आउट दिस कोर्स हम स्टेट और कंपोनेंट्स दोनों को साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये किसी भी रिएक्ट ऐप के बेसिक कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉप्स. प्रॉप्स क्या होती हैं? प्रॉप्स आर बेसिकली दोज प्रॉपर्टीज़ जो कि आप अपने कंपोनेंट के अंदर सेंड कर रहे होते हैं, और वो प्रॉप्स फिर आपके कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल होती हैं डिफरेंट मेथड्स के अंदर. सो लेट्स से हम app.js कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा पर्सन कंपोनेंट है इसमें हम एक प्रॉप सेंड करेंगे एंड लेट्स कॉल दैट प्रॉप नेम. और इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप नेम लिखते हैं, जो भी आपने नाम देना हो अपनी प्रॉप को, इक्वल और आगे प्रॉप की वैल्यू. सो मैं यहाँ नेम दूंगी सारा. और अब हम जाएंगे पर्सन क्लास के अंदर, पर्सन कंपोनेंट के अंदर. सो इस कंपोनेंट के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमने app.js से प्रॉप भिजवाई है नेम के नाम से, उसको एक्सेस करें और यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो हमने JSX लिखी है वहाँ पे सेंड करें. सो थ्रू आउट योर क्लास कंपोनेंट आप अपनी प्रॉप्स एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स के थ्रू. सो आप डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू नेम गेट करेंगे दिस डॉट प्रॉप से, एंड लाइक सो आपके रेंडर मेथड के अंदर नेम अवेलेबल हो जाएगा जो कि हमने app.js से सेंड किया है, जो कि आप फर्दर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे पहले मैंने हार्ड कोड किया हुआ था मैक्स, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रॉप को जो कि हमारी आ रही है app.js से. अनदर थिंग टू नोट इज़ कि यहाँ पे मैं HTML के अंदर ही ब्रैकेट्स डाल के और उसके अंदर वेरिएबल्स को कॉल कर रही हूँ या स्टेट को कॉल कर रही हूँ. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें JSX प्रोवाइड करता है. HTML में ऐसा नहीं होता है. HTML में अगर मैं ये ब्रैकेट लिख के और अंदर कोई वेरिएबल लिखूँ तो वो वेरिएबल एज इट इज़ एज अ टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है, जबकि JSX हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी वेरिएबल
को इनक्लोज कर दें कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। सो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम की प्रॉप को कॉल किया है या लिखा है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा माय नेम इज़ और उस प्रॉप की जो वैल्यू होगी वो। लाइकवाइज यहाँ पे माय एज इज़ और जो ये स्टेट के अंदर एज होगी वो आ जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रॉप्स में से नेम को डीस्ट्रक्चर किया है, उसी तरह मैं स्टेट में से एज को डीस्ट्रक्चर कर सकती हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे डायरेक्टली एज कॉल कर सकती हूँ। अगर आप देखें तो इस तरीके से हमारा कोड बहुत रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल और क्लीन लग रहा है, क्योंकि हमने डीस्ट्रक्चरिंग सारी ऊपर कर ली है और नीचे हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो के अंदर और देखते हैं कि हमारी चेंजेस शो हुई हैं या नहीं। एंड यस, माय नेम इज़ सारा, सो सारा इज़ द प्रॉप दैट आई हैड सेंड, और वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई है। और लाइकवाइज ये हमारी स्टेट में 20 पड़ा था, ये भी एज इट इज़ शो हो गया है। सो ये तो था तरीका एक क्लास कंपोनेंट को प्रॉप सेंड करने का। अगर आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो कोई फंक्शनल कंपोनेंट है, तो उस पर भी भेजने का तरीका यही होगा कि आप अपने प्रॉप का नाम लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू देंगे और वो आपके फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी एक्सेसिबल होगी। लेट्स से मैं एक और कंपोनेंट बनाती हूँ एंड उस कंपोनेंट को मैं कहती हूँ, इस कंपोनेंट को मैं कहती हूँ gender.js, और ये मैं बनाऊंगी एक फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए भी आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पैकेज यूजिंग ESX सिंटैक्स। मैं बनाऊंगी एक एरो फंक्शन जो कि मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। एंड आई से कॉन्स्ट जेंडर इक्वल टू, फॉर नाउ इसे मैं एम्प्टी छोड़ रही हूँ, और रिटर्न के अंदर मेरा आ जाएगा JSX, और इसे मैं एक्सपोर्ट करवा दूंगी एज डिफ़ॉल्ट component. This will at the moment render an empty p tag, और इसको मैं इंपोर्ट करवाऊंगी app.js के अंदर, जिस तरह मैंने पर्सन को करवाया है import gender from gender, और यहाँ पे मैंने इसे रेंडर करवा दिया है। लेट्स से अब मैं यहाँ पे कोई प्रॉप सेंड करना चाहती हूँ जिसको मैं कहूँगी जेंडर टाइप, एंड बाय कन्वेंशन आपकी प्रॉप हमेशा स्मॉल लेटर से उसका नाम स्टार्ट होता है, सो जी मैं स्मॉल रखूँगी, जेंडर टाइप, और इसमें वैल्यू में सेंड कर दूँगी फीमेल। जेंडर कंपोनेंट के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रॉप मैंने सेंड की है इस कंपोनेंट के अंदर, इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, उसे किसी तरह एक्सेस करके और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो हमने JSX लिखी है वहाँ पे ऐड कर दूँ। सो फंक्शनल कंपोनेंट में ये करने का तरीका है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में से लेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स में से या तो डीस्ट्रक्चर करेंगे इस तरीके से जेंडर टाइप को, और यूजिंग कर्ली ब्रेसेस प्रिंट करवा देंगे I am a, दिस वुड प्रिंट के फीमेल है या मेल है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डीस्ट्रक्चर ना करें और डायरेक्टली यहाँ पे props डॉट जेंडर टाइप लिखते हैं। हाउएवर आई ऑलवेज प्रेफर डीस्ट्रक्चरिंग फॉर क्लैरिटी, तो हम डीस्ट्रक्चरिंग के साथ ही चलेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र पे क्या शो हो रहा है। ओके कूल। सो बेसिकली अभी तक हमने कवर किया है कि हम किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं और क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम किस तरह से स्टेट मैनेज कर सकते हैं, स्टेट रख सकते हैं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम स्टेट नहीं रख सकते। इसके अलावा हमने देखा है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में किस तरह से
प्रॉप सेंड कर सकते हैं और क्लास कंपोनेंट्स में किस तरीके से प्रॉप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ये जो प्रॉप्स हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं ये हम अपने क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये तो था एक ओवरव्यू आपको कंपोनेंट्स, स्टेट और प्रॉप्स के बारे में, जो कि किसी भी रिएक्ट ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक्स कंसिडर होते हैं। अगर ये सब कुछ क्लियर हो चुका है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ स्टाइल्स के बारे में। मैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर जाऊंगी और उसमें हम देख सकते हैं कि हम क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये कि नॉर्मल HTML में जब आप किसी भी एलिमेंट को क्लास देते हैं तो आप लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू और क्लास का नाम, बट इन JSX आप क्लास के बजाय क्लास नेम यूज़ करते हैं और आगे आप डिफाइन करते हैं अपनी क्लास का नाम। ये क्लास का नाम ये किस तरह डिटेक्ट करेगा, उसके लिए आपको इंपोर्ट करवानी होगी अपनी स्टाइल फाइल। आपकी स्टाइल फाइल का नाम आपके कंपोनेंट के नेम के बेसिस पे होगा, बट उसकी एक्सटेंशन .css होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं app.css की फाइल है जो कि app.js के अंदर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये कन्वेंशन है, आप नाम डिफरेंट रख सकते हैं, पर अगर आप नाम डिफरेंट रखेंगे तो आपको ट्रैक करने में मुश्किल होगी कि ये CSS फाइल किस JS कंपोनेंट की है। तो लेट्स से आपने अपने एलिमेंट को इनलाइन स्टाइल्स देने हो तो आप यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को। स्टाइल एट्रीब्यूट कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप अपने स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जिस तरह आप CSS फाइल में फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर लिख के और आगे कलर का नाम लिख के, थोड़ा सा इससे डिफरेंट सिंटैक्स यूज़ होता है इनलाइन स्टाइल्स में इन JSX, और वो डिफरेंस ये होता है कि बैकग्राउंड कलर विदाउट स्पेस होगा और कैमल केस में होगा। सो कैमल केसेस के आपका पहला वर्ड स्मॉल होगा, उसका पहला लेटर, और सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। सो कोई भी प्रॉपर्टी आप स्टाइल की अप्लाई करेंगे इस पर वो कैमल केस फॉर्म में होगी विदाउट डैशेस, और आगे आप इसकी वैल्यू दे देंगे। सो दैट्स वन वे ऑफ स्टाइलिंग योर CSS or your elements in JSX. You see हमारे पास ये बैकग्राउंड में एक कलर आ चुका है। Another way, आपके पास एक और तरीका जो है वो ये कि आप यहाँ पे स्टाइल्स का अपना एक अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। Let's call it styles p tag और styles paragraph, एंड इस पे आप कलर डिफाइन कर दें। से आप कलर करना चाहते हैं रेड और बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दें ग्रे, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर दें। लेट्स चेक इन आवर ब्राउज़र, तो आपके पास आपकी चेंजेस आ जाएंगे। सो ये तो थे कुछ बेसिक वेज जिनके थ्रू आप CSS अपने कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हीं तरीक़ों से आगे जाके भी CSS यूज़ करेंगे और आगे जाके हम कुछ CSS लाइब्रेरीज भी यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ये सारी चीज़ें अभी मे बी आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रही हो, बट आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेंगी। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने सीखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू एक रिएक्ट ऐप को सेटअप करना। उसको सेटअप करने से पहले नोड एनवायरनमेंट और IDE को सेटअप करना। इसके अलावा क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट होने वाले प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा है हमने। इसके अलावा हमने रिएक्ट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को लर्न किया है, जो कि जिसमें शामिल है कंपोनेंट्स, स्टेट्स, प्रॉप्स, और इसके अलावा हमने एंड में देखा है कि आप अपने कंपोनेंट्स को किन किन तरीक़ों के थ्रू
स्टाइल कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, हमने स्टार्ट में ES6 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया है जो कि आपको थ्रू आउट दिस कोर्स हेल्प करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।